फील्ड अंडर लॉरेंस फोर्स। F इक्वल्स टू QE प्लस QV क्रॉस B, ये हुआ लॉरेंस फोर्स। और जब आप बात करते हैं एक केस की जहां V परपेंडिकुलर है B के और E 0 है, ऐसे सिचुएशन में F इक्वल्स टू क्या लिखोगे? QV क्रॉस B। ऐसे सिचुएशन में F इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हो? QV क्रॉस B। तो आपको ये पता चल गया F जो होगा परपेंडिकुलर होगा, F जो है वो परपेंडिकुलर होगा B के, एंड F जो है परपेंडिकुलर होगा V के। तो F परपेंडिकुलर V होने का मतलब है F परपेंडिकुलर जो V है, इससे ये अंदाजा मिल गया कि V का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री वाला फोर्स V के स्पीड को ना बढ़ाता है ना घटाता है, वो केवल डायरेक्शन बदलता है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ के साथ साथ हम यदि देखना चाहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते ही दिमाग में आ जाएगा F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू M इंटू ए सेंट्रीपिटल, Q VB इक्वल्स टू M V स्क्वायर बाय R। R हो जाएगा MV बाई QB। और एक चक्कर लगाने का टाइम यदि मैं देखता हूँ 2 पाई R बाई V, ये हो जाएगा 2 पाई M बाई QB। ये V पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड आ गया और रेडियस आ गया। अब इस जगह जो हम देखेंगे डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है चार्ज। तो मैग्नेटिक लाइन को डंडे की तरह देखो, और वो जो चार्ज का मूवमेंट होगा वो डंडे को बांधने का काम करेगा। जैसे डायग्राम में मैंने कहा ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यदि यहाँ कोई चार्ज को थ्रो करते हो, तो यदि कोई चार्ज यहाँ ऐसे थ्रो करते हो प्लस Q को V स्पीड से, तो ये डंडों को बांधेगा। तो बांधेगा या तो ऐसे बांधेगा या फिर ऐसे बांधेगा, दो संभावनाएं हैं। तो उन दो संभावनाओं में ध्यान रखिएगा कि V क्रॉस B से डायरेक्शन देख लो ना, V आगे की तरफ, B नीचे की तरफ, V क्रॉस B और Q से मल्टीप्लाई किया, तो थंब का जो डायरेक्शन आता है ये इधर आएगा, F का Q V क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर आएगा उधर सेंटर होना चाहिए, और V जो होता है टेंजेंट होता है। तो ये जो F का डायरेक्शन है वो सेंटर का डायरेक्शन देगा। तो रेडियस आपको दिख गया, रेडियस यहाँ दिख गया MV अपॉन QB। और ये V टेंजेंट की तरफ एक सर्किल बना दो, और वो देखो मैग्नेटिक लाइन को बांधने का काम कर रहा है, ऐसा फील करो। तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और सोचो यदि यहाँ पर ये प्लस Q होने के बजाय मैं एक माइनस Q को थ्रो करता तब क्या होता? यदि यहाँ माइनस Q को थ्रो करता मैं, तो माइनस Q को थ्रो करने पर जो होता, ये इसका पाथ कैसा होता? ये इस तरह का पाथ होता। यदि माइनस Q को थ्रो करते तो ये पाथ ऐसा कुछ दिखता। ध्यान दीजिएगा। तो माइनस Q को थ्रो करने पर पाथ को हमने बदलता क्यों देखा? तो Q V क्रॉस B का जिधर डायरेक्शन आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस Q से, तो वो अपोजिट हो जाएगा। V क्रॉस B पहले चेक कर लो और माइनस Q से मल्टीप्लाई करके अपोजिट कर दो, तो अपोजिट मुड़ता ये दिखेगा। ये होगा पाथ और इधर होगा पाथ। यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड do not depends on speed, do not depends on speed of charge, speed of charge। ये टाइम पीरियड जो है वो स्पीड ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा जो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आर जो हमने लिखा है ना, आर लिखा है MV बाई QB, ये हो जाता है P बाई QB, ये हो जाता है अंडर रूट
2km/qb ये हो जाता है। यदि किसी चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस में आपने एक्सलेट किया होगा, q इंटू वी वर्क डन हो जाता, वही काइनेटिक एनर्जी हो जाता। 2q इंटू वी इंटू एम, 2q इंटू वी इंटू एम। ये q इंटू वी वाला जो कहानी है वो क्या देने वाला है, ये वर्क डन 2q इंटू वी इंटू एम, ये स्क्वायर रूट में, और इसको किससे डिवाइड करना है, QB से। तो ये आ जाता R का वैल्यू। यदि किसी चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v, ये वर्क डन होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को 5 स्टार फॉर्मूला कह दें, ये बहुत बार यूज में आया हुआ है और आता रहता है। ये R का वैल्यू हम देखने लगे, mv/qb p/qb अंडर रूट ट्वाइस km/qb, और ये अंडर रूट ट्वाइस q इंटू कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस m/qb, ये कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट यदि करते हैं तो ऐसा। यदि आप बात करते हैं कि एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उस रीजन के पहले या बाद में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यदि आप देखते हैं कि किसी एक रीजन में चार्ज ये इधर है B10, यहाँ पर B एग्जिस्ट कर रहा है ये, और यहाँ B20, ये जो चार्ज होगा प्लस Q, देखो इसको यदि आप V स्पीड से थ्रो करोगे तो ये हो सकता है ऐसे निकल करके चला आए, या ऐसे निकल करके चला जाए, या ऐसे निकल करके चला जाए, या ऐसे निकल करके चला जाए, और यदि उससे ज्यादा स्पीड होगा तो यहां तक तो आया फिर ऐसे चला जाए। तो हम लोग जो बात करेंगे कि मैक्सिमम कितना हो वेलोसिटी कि ये रीजन 1 में वापस आ जाए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। आपको कहा गया फाइंड Vmax such that the particle returns to region 1। अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों, ये जो रीजन है इसका विड्थ दिया गया है d, इसका विड्थ दिया गया है d। तो ध्यान से देखिए कि यदि चार्ज वापस आए तो ये मैक्सिमम स्पीड वाला कौन सा पाथ होगा, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो जिससे कि वापस आया तो 4 वाला, 5 वाले में तो ये बाहर निकल के चला गया। तो और जब आप सॉल्व कर रहे होगे, सॉल्व करते वक्त आप देखिए फॉर Vmax फॉर पाथ 4, पहले रीजन में वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो रेडियस जो d दिख रहा है ये किसके बराबर लिख देंगे, m Vmax/qb के बराबर लिख देंगे। तो Vmax आ गया आपके पास b इंटू qb/m, d इंटू qb/m। अब आपसे ये पार्ट तो एक पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में हमसे ये केवल पूछ लिया गया था कि क्या हो स्पीड मैक्सिमम, ये पार्टिकल रिटर्न आ जाए स्पेस 1 में। कहानी क्लियर है? यस सर। अब यदि मैं इससे ज्यादा स्पीड दूंगा तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बाहर चला जाएगा। जब आपको ये अंदाजा लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, फिर से देखिएगा। ये है वही रीजन, ये विड्थ भी वही दिख रहा है d,
जो चार्ज था उस चार्ज को देखना, ये जो चार्ज है वही प्लस क्यू एम, और जो थ्रो कर रहे हो ये स्पीड है 2dm/क्यू। क्या था स्पीड? पिछला पेज में चेक कर लूं एक बार। dqb/m था, dqb/m था, तो मैं वही लिख दूं ट्वाइस dqb/m। एक सेकंड, ट्वाइस dqb/m, dqb/m ये स्पीड है। तो आपको बताना है ये ऐसे तो यहां तक आया और उसके बाद सीधे चला गया, तो सीधे चला गया तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन था मूवमेंट का, और ये फाइनल डायरेक्शन है। ओरिजिनल और फाइनल के बीच में ये जो है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ये पता करने के लिए कहा गया, ये पता करने के लिए कहा गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ जो पाथ है, यहाँ जो पाथ है ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो ये वेलोसिटी चूंकि टेंजेंट होगा, तो वेलोसिटी टेंजेंट होगा तो ये रेडियस हम क्या लिखते हैं, mv/qb, और v कितना है, m/qb ट्वाइस dqb/m, ट्वाइस dqb/m, ये हो गया ट्वाइस d। अब गौर करिए, यदि आपसे ये कहा गया, आपसे ये कहा गया कि यहाँ आकर के पार्टिकल ऐसे चला गया, तो पार्टिकल ऐसे चला गया तो ये टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री, ये भी ऐसे जाते देख रहे हैं आप, ये डेल्टा है, तो यहाँ इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा, यहाँ वाला एंगल हो जाएगा डेल्टा, ये है डी। तो साइन डेल्टा कैसे कितना लिख लेंगे, साइन डेल्टा लिख लेंगे d/r, d/r, d/ट्वाइस d, ये d/r वाला आइडिया देख लीजिए एक बार, और ये आ गया 1/2 साइन डेल्टा, तो डेल्टा आ गया 30 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो कितना डेविएट हो गया होगा, 30 डिग्री डेविएट हो गया होगा। यदि ट्वाइस dqb/m वाले स्पीड से थ्रो करेंगे, ये पार्टिकल जो डेविएट हो गया होगा ये 30 डिग्री डेविएट हो गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। पेज चेंज करूं। यहाँ यदि आपसे कहा जाता है कि तुरंत मैं बता दूं, ये स्पीड जो है, ये स्पीड दे दिया गया है 2dqb/m√3, ये भी है अवेलेबल, तो ये ऐसे निकल करके जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये डेल्टा कितना हुआ। इस एग्जांपल में आपसे डेविएशन का एंगल पूछा गया है, कितना होगा डेविएशन, प्लस क्यू चार्ज है, मास है, इनके बीच का वो रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, डिस्टेंस है d। तो यहाँ कैसे सोच रहे हैं, तो यहाँ भी सोचते वक्त आप ये ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ, इसमें मूर्ख वाला मेथड लगा सकते हैं। मूर्खों वाला मेथड मतलब यार ये अक्लमंदों वाला चला क्यों, क्या क्या √3/2 दिख रहा है। हाँ, तो वो अब तुमने एक बार जब काम कर लिया है ये तुम्हें दिख जाएगा, वो सही है, तुमने वो देख लिया है तो रिजल्ट सीधे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो लियो सीधे लिखो, tan डेल्टा इक्वल्स टू d/r, tan डेल्टा इक्वल्स टू d/r, और d/mv अपॉन qb, और dqb और mv, v के बदले dqb/2m√3, ये dqb 2/m√3, यहाँ से देखो mm चला गया, qb चला गया, dd चला गया,
यही तुम्हारा √3/2 आ ही गया, डेल्टा 60 डिग्री दिख ही गया। एक बार और समझाऊं क्या? वृंदा समझ में आ गया ये आपके? यस सर, आ गया। यहाँ एंगल बदल के यदि मैं √2d³/m कर दूंगा तो 45 डिग्री दिख ही रहा होगा, समझदार होगा। अब आपसे एक सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये जो है इधर है B0 और यहाँ B है इनवर्ड जो नॉन जीरो। आपसे कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है इस बाउंड्री से, ये सारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कहानी चल रहा है, यहाँ से थ्रो किया, लेकिन ये जो थ्रो करने का डायरेक्शन है ये है मान लो 30 डिग्री, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन मान लो 30 डिग्री। यदि ये डायरेक्शन है 30 डिग्री तो आपको बताना है कि चार्ज को यदि मैं ऐसे थ्रो करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कितने देर रहेगा। फाइंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड by the charge particle shown, charge particle। अब इस एग्जांपल में ये काम करना है कि आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया और ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर रहेगा। तो सबसे पहले ये बात करो कि इसका रास्ता कैसा होगा। सर्कुलर होगा सर। तो सर्कुलर होगा जिसका कि ये जो V है सर्कुलर होगा जिसका ये V क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो जब यदि आपको पता है कि V टेंजेंट होगा तो पहले एक सर्किल बना लो V को टेंजेंट। तो दो संभावनाएं थी, या तो ऐसे सर्किल बनता या ऐसे सर्किल बनता। इनमें कौन सा, तो V क्रॉस V का डायरेक्शन देख लो, उससे पता चल जाएगा। F सेंट्रीपिटल वाला आइडिया ये F V क्रॉस V वाले से सेंटर किधर होगा ये पता चल गया आपको। और जब ये पता चल गया तो आपने इसको कट कर दिया, ये तो नहीं होगा ये वाला होगा। तो ये वाले पाथ पे जब यहाँ तक आ गया चार्ज पार्टिकल तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आने के बाद चार्ज पार्टिकल ये इधर भाग जाएगा। तो टाइम तो लगेगा, ये आर्क पे जितना टाइम लगा, ये ये C से D तक जाने में जितना टाइम लगा, TCD हम जानना चाहते हैं। यही ना कहानी है, यही कहानी हुआ ना, C से D तक कितना टाइम लगेगा। फिर से समझाऊं, चलो फिर से देखो। यदि यहाँ पर हम कह रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, तो हमने जब चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया यहाँ से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर तो नहीं है ना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यहाँ है। सर इसमें कॉस का कंपोनेंट लेंगे। वेट करो, पहले मुझे ये तो बताओ कि यहाँ पर ये जो है क्या सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन होगा, पूरा पूरा पाथ तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, ये भाग जाएगा इधर। तो यदि ये भाग जाएगा तो सेंटर तुमने ढूंढ लिया। ये आर्क जो है ये टाइम जब देखोगे CD, ये C और D वाला आर्क जो है, ध्यान से देखो, ये T C और D का जो आर्क है, ये आर्क CD जो भी है बाय स्पीड, यही हो जाएगा टाइम। और आर्क CD क्या लिखोगे, आर्क CD लिखोगे R इंटू थीटा बाई V। अब R कैसे लिखते हैं, R लिखना जानते हैं mv/qb इंटू थीटा बाई V। यहाँ से कौन कौन चला गया, ये V और V चला गया, m/qb इंटू थीटा। थीटा कौन सा है, वो ये है। क्योंकि आर्क जो होगा, आर्क लेंथ कैसे लिखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हम एंगल का डिफिनीशन जानते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। अरे जानते हैं या नहीं जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क CD बाय रेडियस, जानते हैं। तो आर्क CD बाय रेडियस यदि होता है तो आर्क CD कितना हो जाएगा, आर्क CD हो जाएगा R इंटू थीटा, ऐसे चेक कर लो ना। और ये जो आर्क है उसको V से डिवाइड कर दो तो तुम्हें टाइम पता चल गया, टाइम हो गया m/qb इंटू थीटा, एक तरीका। दूसरा तरीका इसी टाइम को देखने का, जब 360 डिग्री का एंगल है, दूसरा तरीका देखिए, जब 360 डिग्री का एंगल है तो टाइम लगता है कैपिटल T, जहां T क्या था,
2πm/qb, याद करो। तो जब 1 डिग्री का एंगल होगा तो कितना हो जाएगा 2/360, और यदि थीटा एंगल है डिग्री में तो क्या होगा t/360 इंटू थीटा। आप ये भी काम कर सकते हो, t/360 इंटू थीटा, ये भी काम कर सकते हो। अरे तो काम कौन सा करें पे विचार करते हैं। यहाँ चेक करिए, इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड है और हमने चार्ज को थ्रो किया है। यहाँ जब चार्ज को थ्रो किया और ये हम देख रहे हैं पाथ, ये ऐसे गया और ऐसे निकल करके चला आया, यहाँ कहीं सेंटर दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है हमें 60, क्वेश्चन में कहा गया 60 या 30, ये 30, ये 90, क्योंकि रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री पे होता है। तो इधर कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, इधर भी हो जाएगा 30, तो टोटल 60। यदि वो पसंद ना आए तो ऐसे देख लो कि यहाँ यदि आ गया 60 तो ये आर है, ये आर है तो ये भी 60, और ये 60 तो ये भी 60, और ये 60, तो जो टाइम हो गया सी से डी तक का, ये हो जाएगा टाइम पीरियड जो होता था सर्कुलर का बाय 360 इंटू 60, ये हो जाएगा t/6, और 1/6 t क्या लिखते थे 2πm/qb, तो ये क्या हो जाता πm/3qb, ये टाइम हो जाता सी से डी के लिए। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया आउटवर्ड। मैंने चार्ज को तो वैसे ही थ्रो किया जैसे थ्रो कर रहे थे, ये है प्लस क्यू चार्ज, मास m है और v स्पीड से थ्रो किया है, ये 30 डिग्री के एंगल पे। आपको बताना है फाइंड टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड टाइम spent by the charge particle in the magnetic field. अब यदि मैं बात करूं तो ये किधर सर्किल बनाएगा, दो संभावनाएं हैं, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है। तो नीचे वाला सर्किल ऐसा क्यों लग रहा है, तो V क्रॉस B आप यदि देखेंगे तो V क्रॉस B देखेंगे तो ये इधर कहीं सेंटर आ जाएगा। तो यदि इधर कहीं सेंटर आ जाएगा, ये इधर कहीं सेंटर आ गया, तो ऑब्वियस है कि ये यहाँ तक आएगा चार्ज पार्टिकल, और यहाँ आने के बाद क्या होगा, यहाँ से वो भागेगा ऐसे, और ये टेंजेंट होगा वेलोसिटी दोनों जगहों पे। अब गौर करिए, यहाँ पर टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते, ये 30 डिग्री यहाँ दिख रहा है मुझे, तो यदि यहाँ 30 दिख रहा है तो यहाँ कितना दिखने लगेगा 60। ये रेडियस है r, ये भी रेडियस है r, तो इधर भी हो गया 60। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये इक्विलेटरल बन गया क्योंकि सामने भी हो गया 60, तो इधर कितना हो जाएगा, वो 300 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो रास्ता है आर्क, तो टाइम स्पेंट कैसे लिखोगे, टाइम स्पेंट यदि ये हम कह देते हैं c और ये कह देते हैं d, तो c से d ये टाइम स्पेंट जो हो जाएगा वो आर्क बाय v। आर्क कितना हो जाएगा r इंटू, या दूसरा रास्ता हो जाएगा टाइम के लिए, टाइम के लिए दूसरा रास्ता जो देखा करते थे टी वाला, क्या लिखते थे t/360 इंटू 300, क्योंकि आर्क जो एंगल बना रहा है वो 300, तो एक जीरो तो गया, 5t/6 और 5t/6 हो गया 5πm/3qb, ये टाइम स्पेंट निकल के चला है। क्या और एग्जांपल, या समझ में आ गया? आ गया सर। सोचो यदि ऐसा होता कि
हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर रीजन में देख रहे होते, जिसका रेडियस हमें आर दिया गया है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सर्कुलर रीजन में कैसा है वो भी हमें बता दिया गया। और यहाँ एक चार्ज इस लाइन पे आता हम देख रहे हैं, सेंटर वाले लाइन पे। तो जब ये चार्ज यहाँ इंटर करता है भीतर, और V के बारे में मैंने कहा कुछ नहीं कहा, मैं जानना चाहता हूं फाइंड टाइम स्पेंट by the charged particle in the magnetic field, so on. अब ये सोचे आप लोग कि यहाँ पाथ कैसा होना चाहिए प्लस क्यू का, और ये कितने देर रहा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है केवल सर्कुलर रीजन आर लेंथ के भीतर मौजूद है। बाहर यदि देखोगे तो बी डैश आउटसाइड 0 है, केवल इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है सर्कुलर रीजन के, और वो भी इनवर्ड कांस्टेंट। ये जिस एंगल पे हम भेज रहे होते हैं, यदि नॉर्मली हमने भेजा तो वो निकलते वक्त जो होगा सी से डी, ये रेड वाले सर्किल को फॉलो करके निकलेगा। तो डी से जब वो बाहर निकलेगा तो वो भी ओ से गुजरेगा, वो डी ओ वाला लाइन। और आप यहाँ एक ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, यहाँ पर आपने ये आर स्मॉल आर लिख लिया, एम वी बाई क्यू बी। कैपिटल आर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, गिवन है, ये 90 डिग्री दिख रहा है। यदि यहाँ पर मैं थीटा कह देता हूँ तो टेन थीटा आपको मिल जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, जहां पर स्मॉल आर क्या होगा, एम वी बाई क्यू बी होगा। तो ये जो बी है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाला वैल्यू, और एम है इस चार्ज पार्टिकल का मास। और आपको जब टाइम बताना है तो आर्क के लिए ये जो टाइम देखेंगे सी से डी वाला, ये हो जाएगा टी बाई 360 इंटू 2 थीटा, वेयर टेन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो आप जो टाइम देखना चाहते हैं कितना देर रहेगा, ये टाइम हो जाएगा कैपिटल टी, जहां टी क्या होगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। जहां टी होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, आर होगा एम वी बाई क्यू बी, सॉरी टेन थीटा होगा आर बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर होगा एम वी बाई क्यू बी। ये सब एक बार और समझाऊं? नहीं सर। ठीक, तो ये कहानी समझ में आया होगा, कुछ ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सर अब यहाँ चेक करिए, यदि ऐसा कहा जाए कि F ये जो है थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, और E 0 है अभी। थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री
180 डिग्री, 90 डिग्री। ये थीटा जो है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है, ये हमें दिया गया है। अब यदि इस सिचुएशन की मैं बात करता हूं तो यहां ध्यान रखिएगा, पाथ विल बी हेलिक्स। टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई m बाई क्यू बी। रेडियस जो होगा वो m v परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। और पिच जो होगा ये होगा v पैरेलल इंटू t। ये v परपेंडिकुलर क्या है, तो v के परपेंडिकुलर साइन थीटा बाई क्यू बी, और पैरेलल वाला क्या है, v cos थीटा, और t तो हम जानते ही थे 2 पाई m बाई क्यू बी। तो हम लोगों को ये दिख जाता है वैल्यू, जैसे यहाँ b होता और वेलोसिटी ऐसे हम देखते थीटा एंगल पे, तो v के दो कंपोनेंट हम बना सकते थे, एक तो v cos थीटा जो सर्कुलर मोशन में जिसका कोई योगदान नहीं होता, और दूसरा v sin थीटा जिसका सर्कुलर मोशन में योगदान होता। v क्रॉस b वाले आइडिया को यूज करके हम देखते हैं, ये हमेशा जो b होगा लाइन वो तो टेंजेंट ही बनेगा, तो टेंजेंट बनेगा और v cos थीटा के कारण जाता जाएगा राइट साइड, v cos थीटा के कारण वो जाता जाएगा राइट साइड। v cos थीटा किधर ले जाएगा, b के पैरेलल, और v sin थीटा क्या करेगा, 90 डिग्री वाला कंपोनेंट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ देगा। तो सर्किल बनाओ और खींचते ले चलो राइट साइड। तो हर एक चक्कर में जितना ये आगे बढ़ जाता है, एक चक्कर में जितना ये आगे बढ़ जाता है उसे कहते हो पिच। एक चक्कर लेते लेते जितना आगे बढ़ जाता है, एक चक्कर का टाइम तो फिक्स है, वो तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, 2 पाई m बाई क्यू बी, वी परपेंडिकुलर कुछ भी हो, 2 पाई m बाई क्यू बी एक चक्कर का टाइम। और एक चक्कर में आगे कितना गया, वी पैरेलल इनटू टी, वी पैरेलल इनटू टी। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज होगा तो ये जो आप नीचे आते देखो ऊपर जाएगा, और ऐसे ही राइट आते दिखेगा। तो इनके लिए भी आपके पास फॉर्मूले आ गए सारे। एक तो टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, और पिच पैरेलल कंपोनेंट को t से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ये यूज करके mv अपॉन क्यूबी लिख देंगे। ये फॉर्मूले आ गए आपके पास। यहां देखिए तीसरा कि straight path in presence of B and E, F equals to QE, while F equals to QE plus QV cross B equals to 0। E क्या हो जाना चाहिए, माइनस V क्रॉस B के बराबर, या E हो जाना चाहिए V क्रॉस V के बराबर। E होना चाहिए B क्रॉस V के बराबर। याद करिए EM वेव आप 13th में है, यदि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लाइट वेव जा रही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसके दोनों के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, एक ही फेज में होते हैं, और ये इनमें भी ये रिलेशन आप देखेंगे E इक्वल्स टू B क्रॉस C, और 90 डिग्री पे यदि है EBC sin 90, तो E बाई बी इक्वल्स टू C ये वैलिड होता है EM वेव में, ध्यान रखिएगा।
EM वेव में भी ये वैलिड रहता है। EM वेव का ये रिलेशन मैं तो भूल जाता हूँ, तो तुम भी भूल जाओगे। तो यदि भूल गए तो वहां जाओ लॉरेंस फोर्स में, 0 कर दो, दिख जाएगा। सर फोटोन है या चार्ज पार्टिकल नहीं है? अरे मुझे भी पता है यार, ये तो ट्रिक दिया है कि याद रख सको। ई जैसे आपने स्ट्रेट पाथ पाने वाले चार्ज पार्टिकल को देखा, वहां क्या था रिलेशन, E इक्वल्स टू बी क्रॉस बी, तो वैसे ही ये रिलेशन भी होगा, E इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। यहां से आप ये देख सकते हैं E इक्वल्स टू बी भी साइन थीटा वाला यदि रिलेशन है तो, और E इक्वल्स टू बी भी है तो थीटा 90 डिग्री व्हेन थीटा 90 डिग्री। ये E बराबर जो है बी इंटू वी साइन थीटा हो सकता है, या E बराबर जो है बी इंटू वी हो सकता है यदि थीटा 90 डिग्री हुआ तो। डायरेक्शन में सोच रहे हो? हाँ समझो समझो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, छोड़ दो डायरेक्शन, उधर जाओ। क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी में कोई कंफ्यूजन है या वो याद है? रट्टा मारा है ना लॉरेंस फोर्स ठीक से। राइट साइड गया तो माइनस वी क्रॉस बी हो गया, और माइनस वी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, बी पहले ले आओ, वी क्रॉस बी। अब तुम बी को देखो और वी को देखो, मुझे ये बताओ के कैप क्रॉस जे आई कैप क्या होता है? तो बस हो गया ना, ऊपर गया। चेक तो कर लो, के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा, ये तो तुम जानते ही हो। और वैसे ही हाथ को रखो जेड की तरफ, बी की तरफ, और घुमाते हो किसकी तरफ, वी की तरफ, वेलोसिटी सी की तरफ, तो देखो ऊपर आएगा ई का डायरेक्शन। दिखा या नहीं दिखा? तो बाहर है ना। हाँ बाहर भीतर जो भी है, जेड एक्सिस है ना, तो जेड को एक्स की तरफ क्रॉस करो ना, देखो कौन सा आता है। वो अंदर बाहर जो भी है वो कहने का ढंग है, तुम अपना सोचो ना, जेड क्रॉस एक्स क्या हो जाएगा, जेड क्रॉस एक्स हो जाएगा भाई। और राइट हैंड सर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, आपसे कह दिया गया कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये v स्पीड से x एक्सिस की तरफ जा रहा है, और यहाँ दो चीजें यहाँ अवेलेबल हैं, एक b और एक e। तो क्या स्ट्रेट पाथ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो क्या रिलेशन होना चाहिए? तो यदि आपसे कह दे स्ट्रेट पाथ, फॉर स्ट्रेट पाथ फाइंड रिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल कर देंगे सर। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिख दोगे, F QE प्लस QV क्रॉस B, QE प्लस QV क्रॉस B, इसी को क्या कर देंगे 0, E अपने आप दिख जाएगा, माइनस V क्रॉस B, क्यों तो वैसे ही चला गया, E दिख जाएगा B क्रॉस B, और 90 डिग्री है तो E B भी साइन 90, तो रिलेशन आ गया ना, E इक्वल्स टू B भी। या तो ये रिलेशन बोल लो या ये रिलेशन बोल के रुक जाओ। कहोगे सर ये तो पिछले पेज पे भी था। तो यहाँ इस डायग्राम को देखने के बाद ध्यान से देखना, इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे ऊपर लगता है QE और नीचे आ जाता है QV क्रॉस B, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो V क्या हो जाता है कांस्टेंट, और V कांस्टेंट हो जाता है तो पाथ रहता है स्ट्रेट। ये आइडिया वैसे भी देख लो, यहाँ पर हमने क्या देखा कि QV क्रॉस B नीचे है और QE ऊपर है। तो बच्चों के दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाता है EM वेव के जैसे कि E, B और C जो है हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, लेकिन ये आइडिया धोखेबाज है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? लो ये x है, ये y है और ये z है। मान लो ये जो वेलोसिटी दिख रहा है इन XZ प्लेन, ध्यान से देखना कहाँ दिख रहा है, इन XZ प्लेन, और ये x से थीटा एंगल पे है। और यहां भी आपसे कहा गया
फाइंड कंडीशन फॉर स्ट्रेट पाथ। ये इधर है E और इधर है B। फाइंड कंडीशन फॉर स्ट्रेट पाथ। तो अब चेक करो QE किधर होगा। यदि ये प्लस Q है तो QE किधर ऊपर देखोगे, होगा सर। QE ऊपर देखोगे। और V और B किस प्लेन में है, सर XZ प्लेन में। तो V क्रॉस B किधर होना चाहिए, XZ प्लेन के परपेंडिकुलर। Y, तो Y पे किधर गया ये, निगेटिव QVB sin थीटा। ये B और B के बीच में एंगल कितना है पहले ये देख लो, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, V क्रॉस B। अरे QV क्रॉस B था ना यार, हाँ सर। QV क्रॉस B। तो यहाँ पर ये QVB sin थीटा, QVB sin 90 माइनस थीटा। तो ये sin 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा। तो हम क्या कर देंगे, कंडीशन जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कंडीशन QE को किसके बराबर कर देंगे, QVB cos थीटा के बराबर कर देंगे। आपका तो जरूरी नहीं है आपसे कहे स्टेटमेंट देके कि चार्ज पार्टिकल के E और B के होने पर स्पेस में स्ट्रेट पाथ हो, इसके लिए जरूरी, इसके लिए मस्ट E, B और V का 90 डिग्री पे होना, तो मस्ट नहीं है। E और B 90 डिग्री पे है और B और B 90 डिग्री पे नहीं है, V और E 90 डिग्री पे है। अरे E, B और V 90 डिग्री वाले तो सारे बच्चे याद रखते हैं, लेकिन ये नहीं याद रखते, ये मैं समझा रहा हूं। V और B का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर यदि V है तो बैलेंस हो सकता है यदि QE QB क्रॉस B के बराबर, स्ट्रेट पाथ मिल जाएगा फिर। हाँ सर। सेम होता है यहाँ हाँ देख लो, यहाँ देखिए E और B पैरेलल है और एक चार्ज पार्टिकल को आपने ये थ्रो किया है V स्पीड से थीटा एंगल पे। तो यहाँ भी V के दो कंपोनेंट बनेंगे और V परपेंडिकुलर V sin थीटा। और आप जब देखेंगे तो यहाँ पाथ तो बनता दिखा, लेकिन यहाँ आप एक खास पॉइंट देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर खींच के ले जा रहा है, आगे। तो V पैरेलल जो है वो बढ़ता जाएगा, V cos थीटा प्लस QE बाई M इंटू T। पैरेलल वाला जो वेलोसिटी है वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जा रहा है ये समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां मौजूद है। और V परपेंडिकुलर वाला जो है वो जो V sin थीटा है ये कांस्टेंट बना रहेगा मैग्नीट्यूड वाई, कांस्टेंट है तो सर्कुलर पाथ पे, तो मैग्नीट्यूड वाइज उसे कांस्टेंट देखो। Y और Z कंपोनेंट उसके बदलते रहेंगे, लेकिन YZ के जो टोटल Vx Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यदि ये x एक्सिस आप कह दे रहे हो तो ये Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर जो होता ठीक है ना, ये हो जाता V परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट। और ये वाला यहाँ क्या दिख रहा है, Vx, और Vx टाइम के साथ बढ़ता जाता है। अब आपको लगेगा कि सर ये YZ का लफड़ा क्या है? अरे सर्कुलर पाथ बनेगा ना YZ प्लेन में। हाँ सर। तो सर्कुलर पाथ बनेगा तो Y और Z कंपोनेंट तो बदलते रहेंगे ना। सर्कुलर पाथ पे YZ प्लेन में कोई सर्किल है तो उसके जो सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल देखोगे स्पीड भले ही है एक जैसा, लेकिन वहां हम कहेंगे ना कि वो बदल रहा है। अब इसमें बहुत से केस होंगे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हुआ तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हुआ तब क्या करोगे ये बताओ? तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो जाएगा सर। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो जाएगा। तो यदि चौथे का केस 2 की मैं बात करता हूं, ये है B
और ये है ई। और तब जब हमने देखे थे वेलोसिटी को ऐसे थीटा एंगल पे v, तो v पैरेलल भी आया था, v पैरेलल वाला हो गया था v cos थीटा, और वो परपेंडिकुलर वाला देख रहे हैं v परपेंडिकुलर वाला कह देते हैं v sin थीटा। और अब यहाँ ध्यान देना, ये जो सर्किल बनता है इसमें ये आगे जो बढ़ेगा ना उसका पिच बढ़ेगा नहीं, कम होएगा, घटेगा, और वापस कहीं भी ना आएगा। कहीं ये घटना ये हो जाएगा और उसके बाद ये वापस आने लगेगा और फिर बढ़ता जाएगा पिच इसका। तो ये कहानी अजीब सा वो दिखना शुरू हो जाए पहले हाँ सर। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये आगे जाते हुए ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये जाते हुए आगे कहीं रुका, एक्स वाला कंपोनेंट इसका 0 हो गया, और एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है जब 0 हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि वो फिर वापस आना शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और अब उसकी पिच बढ़ने लगेगी। तो यहाँ इसलिए पिच नहीं पूछेगा। सर क्या कहा आपने? पिच नहीं पूछेगा। अरे पिच एक जैसा हो तब तो पूछे, कौन सा पिच, कब का पिच, कैसा पिच, क्योंकि वो पिच तो बदल रहा है। कोई नट यदि लोगे, नट बोल्ट वाला नट, तो उसपे लाइन देखते हैं बना हुआ, जिसपे आप बोल्ट को स्लाइड करते हुए नीचे जाता देखते हो घुमाने पर। हाँ तो सर। वो जो नट बना है ना दैट इज हेलिक्स, और वो उनके जो दो सर्किल के बीच का लेंथ होगा ना वो इक्वल दिखेगा हर एक जगह, दैट इज पिच। और इस केस में क्या हो गया, वो पिच एक जैसा नहीं रहा, इसलिए पिच नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि कब रुका होगा, यहाँ से यहाँ वाला टाइम, भी फाइनल 0 कर देंगे सर। तो एक्स एक्सिस का फाइनल वैल्यू 0 कर सकते हो, या यहाँ से यहाँ इसके लिए तो वो ऐसे लिख सकते हो, वो v पैरेलल जो लिखा करते थे v cos थीटा माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी इक्वल्स टू 0, v cos थीटा माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी इक्वल्स टू 0। कब रेस्ट पे होगा, वो रेस्ट पे जब आएगा उसके लिए ये टाइम निकल के चला आया। यदि टाइम 0 पे ये थ्रो किया गया है तो टाइम 0 पे थ्रो किया गया है तो आपको रेस्ट वाला टाइम निकल के चला आएगा, इस टाइम के बाद ये वापस आएगा। और ध्यान देना ड्यू टू सिमेट्री, जितना जाने का टाइम होगा उतना ही वापस आने का टाइम होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो कितनी देर के बाद अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आएगा, तो वो 2t के बाद, और ओरिजिनल टाइम पे आने के बाद वो उसी ओरिजिनल पॉइंट से गुजरे, ये कब पॉसिबल होगा? 2t टाइम। तो ध्यान से देखो, यदि हमें 2t बाय जो टाइम पीरियड t है, यदि ये इंटीजर आ जाए, यदि ये इंटीजर आएगा इसका मतलब या तो 2 चक्कर कंप्लीट हुआ, या 3 चक्कर कंप्लीट हुआ, या 1 चक्कर कंप्लीट हुआ, या 10 चक्कर कंप्लीट हुआ। इंटीजर आया मान लो n, माने n चक्कर कंप्लीट हुआ। 2t है 25 सेकेंड और टाइम पीरियड था 5 सेकेंड, तो 2t बाई 25 बाई 5 हो गया 5, मतलब 5 चक्कर के बाद तो चक्कर जाओ कंप्लीट होगा तब तक वो उसी लाइन को टच करेगा या नहीं, बी वाले जहां से चलना शुरू किया था। तो जब चक्कर कंप्लीट होगा, तो यदि ये इंटीजर आ गया 2t बाई कैपिटल T, तो हम क्या कहेंगे, वो उसी पॉइंट से गुजरा होगा उस मोमेंट पे जहां वो प्रोजेक्ट किया गया था, उसी पॉइंट से गुजरा होगा। और यदि ये इंटीजर नहीं आया तो उस प्लेन से तो गुजरेगा लेकिन उस पॉइंट से नहीं गुजरेगा, माइनस कर देंगे, कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं से जाएगा। अरे यार उस जगह, ये प्लेन तो है ओरिजिन के पास, उस प्लेन में कहीं से गुजरेगा, वो उस जगह नहीं होगा, उस सर्किल पे नहीं। तो नहीं बता सकते फिर, ये पूछेगा कि ये ओरिजिन वाले उस पॉइंट पे पहुंचा या नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तुम खुद ही बताओ, बस यही पूछेगा तो उसके लिए तैयार करो ना यार। ठीक सर। एक्स वाला स्पीड अलग सोचना, और वाई और जेड का जो कंपोनेंट का स्क्वायर रूट लेंगे सम करके, वो आता होगा वो भी परपेंडिकुलर वाला भी sin थीटा, वो कांस्टेंट रहेगा। v cos थीटा बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पहले घटेगा 0 होगा फिर बढ़ना शुरू होगा। और तो केस नहीं है सर, ये ऐसे बहुत से केस बन सकते हैं। एक और केस जो आता है 5 path will be cycloid, साइक्लॉइड कहते ही टेंशन होगा, when E perpendicular to B
particle is released from rest. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब यहाँ देखो, एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हो, प्लस क्यू, मास m, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये किधर जाना शुरू करेगा? क्या मैग्नेटिक फोर्स अभी है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, V बोलो, तो मैग्नेटिक फोर्स बोलो, तो क्यों है? तो कहो, शुरू में मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो कौन है? इलेक्ट्रिक किधर होगा? तो यदि ऊपर होगा तो ये ऊपर जाना शुरू करेगा, तो भी आएगा, तब V क्रॉस B किधर होगा? राइट साइड, V क्रॉस B राइट साइड। यदि राइट साइड होगा तो ये धीरे धीरे राइट मुड़ने लगेगा, और राइट मुड़ते मुड़ते कहीं ना कहीं से ये मुड़ करके आना शुरू होगा, और आते आते फिर यहाँ आते आते फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, स्पीड बढ़ा, और नीचे आते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहा है, तो फिर स्पीड कम होने लगा, रिटार्डेड, फाइनली रेस्ट। यहाँ जहां कहीं भी ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, वहां पर भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम यदि चाहिए, और यदि आपको पता हो कि ये d डिस्टेंस ऊपर गया, यदि आपको पता हो कि ये d डिस्टेंस ऊपर गया, तो ये यदि ये गिवन हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। यदि गिवन हो तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाई E इक्वल्स टू डेल्टा के, और वर्क डन बाई E हो जाएगा QE इंटू डी, ध्यान देना, और डेल्टा के E हो जाएगा हाफ m Vmax स्क्वायर माइनस 0। पूछो ये Vmax सर आपने कैसे सोचा? अरे यार, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया, जब तक उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, और मुड़ के आने लगा तो अपोजिट वर्क होगा, और वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जितना ये d डिस्टेंस जाने में वर्क हुआ उतना ही आने में। और यहाँ रेस्ट होने के बाद क्या ये रेस्ट पे बैठ जाएगा? तो फिर से वही कहानी रिपीट होने वाला है। तो ये रिपीट होने वाला है, ऐसे जो पाथ बनता है। तो साइकिल का टायर लो, उसके किसी एक पॉइंट पे लाल कलर लगा दो या ब्लू कलर लगा दो, और टायर को लुढ़का दो, तो ब्लू कलर जिस पॉइंट पे आपने किया टायर के, वो जमीन को बार बार टच करेगा ना, और टच करके कितने हाइट तक जाएगा? 2r हाइट तक जाएगा, फिर जमीन को टच करेगा, फिर 2r हाइट तक जाएगा। उसका जो पाथ बनेगा लाल वाले या ब्लू वाले स्पॉट का, क्या वो सर्कुलर पाथ कहलाएगा? सेमी सर्कुलर कहलाएगा। उसका नाम होता सेमी सर्कुलर का है, सर्कुलर भी कहेगा, साइक्लॉइड कहलाता है। देखो चेक करो, ये है साइकिल वाला व्हील, और यहाँ पे मैंने लगाया लाल कलर, और ये साइकिल को तुम लुढ़का दो इस व्हील को, तो जब ये लुढ़कने लगा, ये रिंग रोलिंग चेक करो, तो यदि ये रोलिंग होगा तो इस पॉइंट का पाथ मार्क करो, तो ये रोल करते हुए मान लो यहाँ तक पहुंच गया, वापस ये कभी न कभी ऐसे वाले सिचुएशन में होगा, और कभी ना कभी फिर ऐसे सिचुएशन में होगा, ये कभी ना कभी तो ऐसे होगा ना। तो इसका पाथ क्या कहोगे तुम? क्या सर्कुलर कह दोगे? ये जो पाथ बनता है ना, ये है साइक्लर। साइकिल के पहिए के किसी पॉइंट का जो पाथ होगा, दैट इज साइक्लॉइड। दिखा दीजिए ना। तो इनमें केवल ये ध्यान रख लो, और HCV के केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जो एडवांस में ही कहीं काम में आएगा, मेंस में तो नाम से काम चल जाएगा। साइक्लॉइड, साइकिल के पहिए जैसा पाथ। और इसमें Vmax पूछेगा तो एक बार ऐसे पूछा गया था, तो देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्क डन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन Q इंटू डी।
यूज कर लेना, निकल आएगा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से भी, आईआईटी ने उसे पूछा है। Nice sir, आ गया sir. क्या इस बात का इक्वेशन डिराइव करें? टाइम पास अच्छा होता है इसमें। Please sir, मैं चाहता sir. आपकी बोल रहा है